जय हिंद दोस्तों। एम एस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम थाना सरिस्ता पढ़ रहे थे और जो उसका वीडियो नंबर दूसरा है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। थाना सरिस्ता एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपका फाइनली एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुल 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और मंथली एग्ज़ाम में भी प्रत्येक मंथली एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके थाना सरिस्ता से ज़रूर रहते हैं। और आपके जब आप पुलिसिंग करेंगे उस समय भी आपको थाना सरिस्ता की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। थाना सरिस्ता के अंतर्गत हम लोगों ने थाना देने की अर्थात स्टेशन डायरी को हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग चौकीदारी परेड एवं चौकीदारी पंजी को भी पढ़ लिए हैं। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पढ़ लिए हैं। ये सब का जो PDF है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अपराध निर्देशिका के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अपराध निर्देशिका अर्थात CD पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि अपराध निर्देशिका जो अपराध निर्देशिका होते हैं वो कुल कितने भागों में बटे होते हैं। तो वो कुल 3 भागों में बटे होते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि अपराध निर्देशिका क्या है। तो याद रखिएगा, यह अपराध एवं अपराधियों का अस्थायी अभिलेख है। अर्थात अपराध निर्देशिका क्या है, तो ये अपराध एवं अपराधियों का अस्थायी अभिलेख है, जिनका उपयोग अपराध निरोध अर्थात अपराध को रोकने में, अनुसंधान में और अपराधों के उद्भेदन में अर्थात उजागर करने में पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अर्थात CD पार्ट 1, 2 और 3 का अवलोकन करने से इसमें ये पता चलता है कि कौन कौन से अपराध हैं और कौन कौन से अपराधी हैं, कौन कौन से अपराध होते हैं और कौन कौन से अपराधी हैं और उनका निरोध कैसे किया जाता है, उनका अनुसंधान कैसे करेंगे, इन सबों की जानकारी पुलिस को मिलती है। याद रखिएगा, यह थाना से निर्गत होता है। अपराध निर्देशिका कहाँ से निर्गत होता है, तो यह थाना से निर्गत होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि अपराध निर्देशिका किस पुलिस हस्तक नियम के अंतर्गत होती है, तो याद रखिएगा ये 355 जिसे मैंने रंगीन किया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए भी हैं। तो पूछा जाएगा अपराध निर्देशिका का वर्णन कितना में है, तो पुलिस हस्तक नियम अर्थात PM रूल नंबर 355 में है। फिर पूछा जाएगा इसके कुल कितने भाग हैं, तो इसके कुल 3 भाग हैं, CD पार्ट 1, CD पार्ट 2 और CD पार्ट 3। तो अब हम लोग देखेंगे CD पार्ट 1 में। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जिसे मैंने रंगीन किया है वही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वही इम्पोर्टेंट है। अब बाकी सब जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अपराध निर्देशिका कुल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो ये जो है ये भाग नंबर पहला है। तो पूछा जाएगा कि CD पार्ट के किस भाग को हम लोग पूर्ववर्तनी अर्थात डोसियर कहते हैं। तो CD पार्ट 1 को हम लोग क्या करते हैं, पूर्ववर्तनी कहते हैं अर्थात डोसियर करते हैं। मतलब किसी भी अपराधी का अगर उसका हिस्ट्री जो होता है उसी को हम लोग डोसियर कहते हैं, जो SP साहब के आदेश से खोला जाता है। इसका पुलिस हस्तक नियम अर्थात PM रूल कितना में वर्णन है, तो 356 में है। ये याद रखिएगा, CD पार्ट 1 का कितना में वर्णन है, तो 356 में है। इसमें सिद्ध दोष, आरोप पत्री एवं संदिग्ध व्यक्तियों का चरित्र का वर्णन रहता है CD पार्ट 1 में। इसमें निगरानी में रखे अर्थात जो कुख्यात अपराधी होते हैं उसको हम लोग निगरानी में रखते हैं। अर्थात इसमें निगरानी में रखे दोष सिद्ध अपराधियों का पूर्ववर्तनी का संधारण किया जाता है या खोला जाता है। किसके आदेश से, तो SP साहब के आदेश से खोला जाता है। कि जो बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकृति के जो अपराधी होते हैं, जो हमेशा क्राइम करते रहते हैं, उसको निगरानी में रखने के लिए उसका पूर्ववर्तनी खोला जाता है अर्थात उसका डोसियर खोला जाता है। अर्थात उसका पूरा हिस्ट्री बायोडाटा लिखा हुआ रहता है। तो यह किसके आदेश से खोला जाता है, तो यह SP के आदेश से खोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो निगरानी में जिनको रखना है वो या जो सिद्ध दोष है उनको। लेकिन अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सिद्ध दोष नहीं है लेकिन
लेकिन लगता है कि वो कोई न कोई क्राइम कर सकते हैं या किसी तरह से अपराध में संलिप्त हो सकते हैं, तो उनका अगर पूर्ववर्तनी खोलना हो तो ये याद रखिएगा वो डीएम साहब के आदेश से खुलते हैं। अगर कोई सिद्ध दोष है तो एसपी साहब के आदेश से, अगर कोई सिद्ध दोष नहीं है तो वो डीएम साहब के आदेश से उसका डोसियर खुलता है। इसमें प्रत्येक अपराधी एवं संदिग्ध व्यक्तियों का डोसियर पूर्ववर्तनी पीएम रूल 74 में खोला जाता है। डोसियर खोलते हैं पीएम रूल 74 में, लेकिन सीडी पार्ट 1 का जो वर्णन है वो है 356 में। तो पीएम रूल 74 में रखी जाती है। पुलिस हस्तक नियम 356 के क में, 356 के क में मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि सीडी पार्ट 1 का जो पीएम रूल है वो आपका है 356, लेकिन सीडी पार्ट 1 को हम लोग पूर्ववर्तनी भी कहते हैं, अर्थात डोसियर भी कहते हैं। और इस डोसियर का जो पीएम रूल नंबर है वो पीएम रूल नंबर है आपको 356 का क, 356 का कॉम। लेकिन अगर ये फॉर्म नंबर पूछा जाए, मतलब पीएम रूल का फॉर्म नंबर मतलब अर्थात प्रपत्र संख्या किस फॉर्म में भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा 74 में। यही बात यहाँ कहा गया है, पीएम फॉर्म नंबर तो मतलब आरक्षी हस्तक प्रपत्र संख्या, ये प्रपत्र है, प्रपत्र संख्या फॉर्म नंबर कितना में 74 में, लेकिन किस नियम के आधार पर, तो 356 के क के आधार पर। संपत्ति मूलक अपराध में अंतिम प्रपत्र समर्पित होने के बाद सीडी पार्ट 1 के कांड में प्रविष्टि की जाती है। संपत्ति मूलक अपराध मतलब जैसे लूट, हत्या, डकैती, इन सब में अगर संपत्ति संबंधित अगर अपराध होता है तो आरोप पत्र अंतिम प्रपत्र अगर समर्पित हो जाती है, फाइनल पत्र समर्पित हो जाता है, तो उसकी जो प्रविष्टि है वो सीडी पार्ट 1 में कर दी जाती है। तो सीडी पार्ट 1 से कुल इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे आप लोग याद रखिएगा। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इसका नाम क्या है, पूर्ववर्तनी या डोसियर है। इसका पुलिस हस्तक नियम क्या है, तो 356 में। इसमें आरोप पत्र एवं सिद्ध दोष व्यक्तियों का चरित्र का वर्णन रहता है। एसपी साहब के आदेश से इसकी पूर्ववर्तनी खोली जाती है सिद्धोष व्यक्तियों का, लेकिन अगर सिद्धोष नहीं है तो डीएम साहब के आदेश से खोली जाती है। और डोसियर या पूर्ववर्तनी का पीएम फॉर्म नंबर कितना है, तो 74 है, और पुलिस हस्तक नियम कितना है, तो 356 का क है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं सीडी पार्ट 2। सीडी पार्ट 2 यह पुलिस हस्तक नियम 357 से 364, कभी कभी 365 भी दिया रहता है, याद रखिएगा। 364 तक क्या है, ये इसका वर्णन है। इसमें संपत्ति मूलक अपराध से संबंधित घटना की प्रविष्टि की जाती है। इसमें भी संपत्ति मूलक अपराध संबंधित अर्थात अध्याय 12 एवं 17, जो आईपीसी का अध्याय 12 एवं 17 है, आईपीसी के जो अध्याय 12 एवं 17 है उसमें संपत्ति मूलक अपराध के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित अपराध की जो घटना होती है उसकी प्रविष्टि कहाँ की जाती है, तो सीडी पार्ट 2 में। यह अपराधों का अभिलेख है। किसका अभिलेख है, तो यह अपराधों का अभिलेख है। सीडी पार्ट 2 के परिशिष्ट 17 में उल्लेखित अपराध का वर्णन मैंने अभी पहले बताया है। इसका पुलिस हस्तक नियम 357 से 365 एवं परिशिष्ट 17 में संबंधित है। तो मैंने बोला 357, 364 या 365 रहता है, जो ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करना, और परिशिष्ट कितना में, तो 17 में संबंधित है। इसमें दर्ज नाम एसपी के आदेश से ही हटाया जाता है। अगर सीडी पार्ट 2 में किसी अपराधी का नाम दर्ज है, अगर उसको हटाने की बात चल रही है तो उसको कौन हटाएंगे, तो एसपी साहब हटाएंगे। मैं एक बार बता देना चाहूँ कि सीडी पहले कुल कितने भागों में होते हैं, तो कुल 3 भागों में होते हैं। सीडी पार्ट 1, सीडी पार्ट 2 और सीडी पार्ट 3। एक बार फिर से बता दें, देखिए सीडी पार्ट के कुल कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। सीडी पार्ट 1, सीडी पार्ट 2 और सीडी पार्ट 3। सीडी पार्ट 1 भी एक भागों में बटा हुआ है, इसका जिसका नाम क्या है, पूर्ववर्तनी। सीडी भाग 2 ये 2 भागों में बटा, और सीडी पार्ट 3 भी कुल 3 भागों में बटा हुआ है, ये याद रखिएगा। तो सीडी पार्ट 2 कुल कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। इसका पहला जो नाम है वो है अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, जिसे हम लोग वर्णानुक्रमिक अनुक्रमणी कहते हैं। इसे मैं विस्तृत में बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इसके कितने भाग हैं। सीडी पार्ट 2 कितने भाग हैं, तो 2 भाग है। अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स अर्थात वर्णानुक्रमी अनुक्रमणी, और दूसरा है एमओ इंडेक्स अर्थात अपराध शैली अनुक्रमणी। सीडी पार्ट 2 कंडिका 4, कंडिका होती है 1 2 3 4 करके, तो कंडिका 4 में अंतिम ज्ञापन प्राप्त होने के बाद ही प्रविष्टि की जाती है। अर्थात सीडी पार्ट 2 की जो कंडिका होती है उस कंडिका की जो 4 नंबर की जो कंडिका होती है उसको तब भरा जाता है जब आरोप पत्र अर्थात अंतिम ज्ञापन समर्पित किया जाता है। सीडी पार्ट 2 थाना के अलावा पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक अर्थात डीवाईएसपी के कार्यालय में भी संधारित रहता है, और वहीं से मिलान किया जाता है थाने के और डीवाईएसपी के कार्यालय के
CD पार्ट 2 जो डायरी होते हैं वो मिलान किया जाता है, ये कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है, कुछ हेर फेर तो नहीं है, कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है। CD पार्ट 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना जिसे रंगीन किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो पूछा गया है। CD पार्ट 2 में व्यावसायिक जुआ, संगठित कालाबाजारी, तस्करी आदि का वर्णन है, क्योंकि यह संपत्ति मूलक अपराध है, परंतु हत्या का वर्णन नहीं है, ये याद रखिएगा। हत्या संपत्ति मूलक अपराध में नहीं आता है। व्यावसायिक जुआ, संगठित बाजार और तस्करी क्या आता है, संपत्ति मूलक अपराध के अंतर्गत आता है। CD पार्ट 2 अध्याय 12 एवं 17 IPC के अपराधों में अंतिम प्रपत्र समर्पित करने के बाद प्रविष्टि की जाती है। मैंने कहा ना CD पार्ट 2 में हमेशा संपत्ति मूलक अपराध की प्रविष्टि की जाती है। वो भी कब की जाती है, जब अंतिम प्रपत्र हम लोग सबमिट न्यायालय में कर देते हैं तब। स्थानीय थाना क्षेत्र से संबंधित अगर कोई सूचना रहती है, जो CD पार्ट 2 हम लोग काली स्याही से, मतलब अगर खुद के थाने क्षेत्र की CD पार्ट 2 है तो उसमें काला स्याही से सूचित करेंगे, लेकिन स्थानीय क्षेत्र से अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ की सूचना को हम लोग लाल स्याही से अंकित किया जाती है, और इसमें केवल सत्यकांड ही दर्ज किए जाते हैं। अब हम लोग CD पार्ट 2 जो कुल 2 भागों में बटे हुए थे, उनका एक का नाम था अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, जिसे हम लोग वर्णानुक्रमी अनुक्रमणी कहते थे, और दूसरा था एमओ इंडेक्स अर्थात अपराध शैली अनुक्रमणी। अब इसके विषय हम लोग समझेंगे और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो ये जो पहला है अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स अर्थात वर्णानुक्रमी अनुक्रमणी, तो यह PM फॉर्म नंबर 76 में वर्णित है। मतलब इसका जो फॉर्म नंबर आता है, ये जो फॉर्म भरेंगे इसकी अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स की, तो ये फॉर्म नंबर कितने में आता है, तो 76 में आता है। और इसे कौन भरते हैं, तो SP साहब के द्वारा ही भरा जाता है। और यह कहाँ संधारित रहता है, तो SP ऑफिस में, DY SP ऑफिस में और इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में यह संधारित रहता है। यह थाना में संधारित नहीं रहता है। ये ही याद रखिएगा आप लोग कि अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स मतलब AI अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स कहाँ संधारित रहता है, तो थाना में नहीं रहता है, बाकी सब जगह रहता है। DYSP के ऑफिस में, इंस्पेक्टर के ऑफिस में, SP के ऑफिस में। इसमें अपराधियों का जो नाम रहता है वो वर्ण कर्ण में दर्जित रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स। अर्थात व्यक्ति का जो नाम होता है पहले A वाले व्यक्ति का आएगा, फिर B वाले का, फिर C वाले का, इस तरह से इसकी सूची बनाई जाती है। और अगर कोई सिद्ध दोष व्यक्ति है तो उसको हम लोग लाल स्याही से, सिद्ध दोष अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम लोग लाल स्याही से भर देंगे। और अगर कोई सिद्ध दोष नहीं है, अगर कोई सिद्ध दोष है तो याद रखिए किससे, लाल स्याही से। और एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि इनका जो जांच होता है वो जून महीने में होता है। मतलब इंस्पेक्टर के ऑफिस में, DYSP के ऑफिस में, SP ऑफिस में रहता है ना, और इसकी जो जांच की जाती है वो जून महीने में जांच की जाती है कि अपराध का क्या ब्यौरा है, किस प्रकार से अपराध घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है। इनकी जांच की कब की जाती है, तो जून महीने में की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PM रूल कितना में है अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, तो 76 में। अब हम लोग पढ़ेंगे MO इंडेक्स अर्थात अपराध शैली अनुक्रमणी। तो इसका जो वर्णन है वो PM फॉर्म 76 का अ या 76 के ए में है, दोनों बात बराबर ही है, हिंदी में है या अंग्रेजी में है। अपराध शैली के आधार पर पन्ना बांट कर रखा जाता है, मतलब पन्ना इस प्रकार से रहता है और इसमें पन्ना बांट दिया जाता है कि इस तरह से बांट दिया जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने डकैती के कांड को किया, चाकू से, बंदूक से, किससे। तो यहाँ जो शैली है, अपराध का जो शैली है, किस प्रकार से उन्होंने अपराध को अंजाम दिया, उस शैली के आधार पर ही अपराधों को बांटा जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं MO इंडेक्स या अपराध शैली अनुक्रमणी। यह किसके पूछा जाता है, आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स या MO इंडेक्स किसके भाग हैं, तो याद रखिएगा CD पार्ट 2 के भाग हैं, ये पूछा जाता है। अपराध शैली के आधार पर पन्ना बांट कर रखा जाता है। अपराध में अपनाए गए तरीकों के नियत संकेत भरे जाते हैं। जैसे डकैती हुआ तो डकैती का कुछ अलग संकेत रहेगा, लूट का अलग संकेत रहेगा, इस तरह से संकेत अलग अलग करके भरे जाते हैं। वो संकेत मैं बाद में बता दूंगा। यह भी कहाँ, SP DYSP इंस्पेक्टर कार्यालय में संधारित रहता है, अर्थात यह भी थाना में नहीं रहता है, याद रखिएगा ये थाना में नहीं रहता है। अब हम लोग देखेंगे CD पार्ट 3। जब आप लोग नए नए थाने में आए होंगे तो आप लोगों को कहा जाता होगा कि CD पार्ट 3 का अवलोकन कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है थाने की क्या गतिविधियां हैं, थाने में क्या चल रहा है, कौन कौन से कांड थाने में दर्ज होते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन CD पार्ट 3 में रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही, ये पुलिस हस्तक नियम अर्थात PM रूल कितना में है, तो 366 में है। PM रूल कितना में है, तो 366 में है। और PM फॉर्म नंबर अर्थात प्रपत्र संख्या है, ये जो फॉर्म नंबर है वो कितना में है, तो 76 का
या तो सी कहिए या 76 का हर्षई कहिए, दुर्घई नहीं, हर्षई। ये हर्षई है और यह दुर्घई है, तो ये नहीं, हर्षई। इस बात का याद रखिएगा। या 75 या 76 का सी या 76 का ई। मैंने पहले ही कहा था कि सी डी पार्ट 1 है तो यह 1 भागों में बटा हुआ है, सी डी पार्ट 2 है तो यह 2 भागों में बटा हुआ है। एक था आपको एमओ इंडेक्स, एक था अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स। और सी डी पार्ट 3 ये कुल कितने भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है। इसका नाम है अ, फिर नाम है ब और नाम है श, अ ब श। तो अ में किस बात की चर्चा है, ब में किस बात की चर्चा है, स में किस बात की चर्चा है, इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रथम जो भाग है, प्रथम भाग जो अ है, इसमें क्या है? तो अपराध के संबंध में टिप्पणी दी गई है कि अपराध पर जो है वो टिप्पणी लिखी गई है। तो कैसे अपराध पर? तो यूनियन वार अपराध पर त्रैमासिक यही पूछा जाता है। कई मासिक तो त्रैमासिक टिप्पणी जैसे गृहभेदन आदि की चर्चा की गई है। तो प्रथम भाग को क्या कहते हैं? अ कहते हैं। इसमें किसका वर्णन है? तो अपराध का वर्णन है, यूनियन बार अपराध का। और कितने मासिक का? तो त्रैमासिक का। द्वितीय भाग क्या है? तो ब है। इसमें क्या है? तो धार्मिक विवाद, जैसे होली, मुहर्रम, दशहरा आदि में किस प्रकार के विवाद हुए थे और उन विवादों को कैसे निपटाया गया था। जब कोई भी नया थाना प्रभारी और किसी थाने में जाते हैं तो वो सिटी पार्ट का अवलोकन करते हैं, उससे पता चलता है कि होली में किस क्षेत्र में कहाँ विवाद हुआ था, मुहर्रम में कहाँ विवाद हुआ, दशहरा में कहाँ विवाद और कैसे निपटारा किया गया था। इसीलिए सिटी पार्ट का अवलोकन करने से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो पहला में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है, दूसरा में आपको धार्मिक विवाद, होली, मुहर्रम, दशहरा के बारे में किया गया, और जो तीसरा भाग है उसमें भूमि विवाद, श्रम विवाद और चुनाव, भूमि विवाद, श्रम विवाद और चुनाव के बारे में बताया गया है वहाँ। और याद रखिएगा सी डी पार्ट 3 की जो सभी टिप्पणियाँ होती है वो थाना प्रभारी स्वयं करते हैं। सी डी पार्ट 3 में जो भी चीज़ भरी जाती है वो थाना प्रभारी स्वयं भरते हैं। और सी डी पार्ट 3 कहाँ संधारित रहता है? थाना में संधारित रहता है। तो सी डी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कमान पत्र अर्थात कमांड सर्टिफिकेट। आप लोग जब ड्यूटी पर जाते होंगे तो आप लोग के साथ जो सिपाही रहता है, हवलदार रहता है, उनको एक कमान दिया जाता है आपके साथ ड्यूटी पर। जब आप चुनाव ड्यूटी में जाते हैं या फिर कहीं और दुर्गा पूजा वगैरह में ड्यूटी आता है तो आपके साथ कुछ सिपाही दिया जाता है। तो उन्हीं सिपाही को एक कमान पत्र दिया जाता है, अर्थात ड्यूटी पर लगाने के लिए जो एक प्रपत्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कमान पत्र। अर्थात जब किसी अधीनस्थ हवलदार या सिपाही या आरक्षी को कर्तव्य पर लगाया जाता है तो उसे एक पत्र दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कमान पत्र कहते हैं। कमान पत्र के बारे में बिहार आरक्षी हस्तक नियम या पुलिस हस्तक नियम या आरक्षी हस्तक नियम अर्थात पीएम रूल कितना में बने थे? तो 90 में। यही इंपॉर्टेंट है कि कमान पत्र का वर्णन कितना है? तो पीएम रूल 90 में। लेकिन प्रपत्र संख्या क्या है? तो 9। अर्थात इस तरह का अगर कोई कमान पत्र रहता है तो उसमें आपका भी नाम रहता है, आप जो पदाधिकारी हैं आपके पदाधिकारी का नाम यहाँ रहता है। फिर आपके साथ अगर 2 सिपाही दिया गया है तो पुरुष सिपाही का नाम, महिला सिपाही का नाम दिया रहता है। उस पर आमद लिखा रहता है कि वो कब आया है उसको लिख दीजिए। फिर प्रस्थान लिख दीजिए, वो ड्यूटी करने के बाद कब प्रस्थान किया उसको भी मेंशन करना पड़ता है, आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। तो यह जो फॉर्म रहता है इस फॉर्म का 09 अर्थात फॉर्म नंबर 9 रहता है। लेकिन इसको जो पीएम रूल है, किस रूल के अंतर्गत हम लोग भरते हैं? तो पीएम रूल 90 के अंतर्गत हम इसको भरते हैं। तो कमान पत्र हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डकैती पंजी, डकैती रजिस्टर। तो आरक्षी हस्तक नियम, पुलिस हस्तक नियम या पीएम रूल नंबर कितना है? तो 882। 882 में किसके बारे में बताया गया है? तो डकैती पंजी के बारे में बताया गया है। जिला अपराध प्रशाखा एवं पुलिस थाने में डकैती एवं गिरोहबही रहती है। अब जिला अपराध प्रशाखा क्या होता है? एसपी साहब के जो ऑफिस होते हैं उसमें सब शाखा होता है। जीपी शाखा होता है आपका, फिर आपका मान लीजिए उपस्कर शाखा होता है, परिवहन शाखा होता है, फिर आपका जिला अपराध शाखा होता है। बहुत सारे शाखाएं होती है। तो जिला अपराध प्रशाखा में और पुलिस थाने में डकैती एवं गिरोहबही होती है। डकैती एवं गिरोहबही कुल कितने भागों में संधारित होती है? तो 4 भागों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डकैती एवं गिरोहबही कितने भागों में संधारित होती है? 4 भागों में। और किस पुलिस हस्तक नियम में? तो 882 में। फिर पूछा जाएगा डकैती बही का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो सीडी से, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स से, एमओ इंडेक्स से और सीडी स्लिप से। इन चारों से इनका संबंध है।
क्योंकि ये क्राइम से संबंधित सीधी अपराध निर्देशिका से होगा ही, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स से होगा ही, क्योंकि इसमें अलग अलग अपराधों का अलग अलग तरीके से ब्यौरा लिखा हुआ रहता है, वर्णानुक्रमिक लिखा रहता है। एमओ इंडेक्स अपराध शैली किस प्रकार से दोनों डकैती को अंजाम दिया तो वो भी एमओ इंडेक्स में होगा और सीडी स्लिप में रहता है। डकैती बही में डकैती कांडों के विवरण लिखा जाता है एवं अनुसंधान के परिणाम एवं डकैती से संबंधित विवरण लिखा जाता है। सही बात है। प्रत्येक थाने में प्रतिवेदित सभी डकैती कांड एवं उनके अनुसंधानों के संबंध में सूचना रहती है। इसका उपयोग डकैती की कार्यशैली या अपराध शैली जानने के लिए किया जाता है। डकैती पंजी इसलिए रखा जाता है ताकि ये जाना जाता है कि डकैतों ने जो अपराध किया है वो किस शैली के अंदर का अपराध किया है, चाकू से, हथियार से, बंदूक से, कटर से, किस प्रकार से उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है। तो फिर पता, अगर वही अपराध कहीं और होती है तो पता चल जाता है कि इस डकैती के गिरोह ने यह अपराध किया था, इसलिए डकैती पंजी का संधारण किया जाता है। तो ये कहाँ रहता है? जिला अपराध प्रशाखा में और पुलिस थाने में। पीएम रूल 882 और कितने भागों में? 4 भागों में। अब हम लोग पढ़ेंगे लूट पंजी, लूट रजिस्टर। तो इसका जो पीएम रूल नंबर है वो है 882 का अ। डकैती पंजी 882 में है, लूट पंजी 882 का अ में है। तो लूट में भी देखिए लूट अ आ रहा है इसमें अंतिम अक्षर, लूट अ। तो इस तरह से 882 गाँव में लूट पंजी है। तो डकैती पंजी की तरह ये भी 4 भागों में रहती है। इसका भी संबंध सीडी पार्ट 1 अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स एमओ इंडेक्स से संबंधित है। इसमें लूट के कांडों के में अपराधियों का नाम एवं कार्यशैली दर्ज की जाती है एवं विशिष्ट आदत या पहचान का विवरण भी रहता है। अब देखते हैं हम लोग फरारी पंजी। व्यक्ति जिस पर संज्ञेय अपराध का आरोप हो, न्यायालय में विचारण के पर्याप्त साक्ष्य हो। मान लीजिए जो व्यक्ति गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोपी है और न्यायालय में विचारण के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, परंतु अन्वेषण पूरा होने या चार्जशीट देने तक वो पकड़ा नहीं गया है। मान लीजिए काफ़ी गंभीर प्रकृति का अपराध, मर्डर कर दिया है और पर्याप्त साक्ष्य है न्यायालय में उसको विचार करने के लिए, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका, तो उसी को हम लोग फरार बोलेंगे। तो या पुलिस हिरासत या जेल से मान लीजिए भाग गया है, तो 2 प्रोसो की शाखा 82 के अंतर्गत उसको हम क्या कहते हैं? फरार घोषित कर देते हैं और 83 में कुर्की निकाल देते हैं। आप लोग जानते ही होंगे सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत। तो आरक्षी हस्तक नियम या पुलिस हस्तक नियम पीएम रूल 118 के ए में फरार अपराधियों की व्याख्या की गई है, कौन कौन से फरार अपराधी हैं, और 118 के बी में फरार बही की व्याख्या की गई है। 118 के ए में फरार अपराधी, अ से अपराधी ए हो गया, अब बी से बही, अब यहाँ बी हो गया, ये याद रखिए। और ये किस पुलिस हस्तक नियम के अंतर्गत भरी जाती है? किस फॉर्म नंबर के अंतर्गत? 16। ये जो फॉर्म नंबर होता है ये फॉर्म नंबर 16 है, लेकिन नियम क्या है? तो 118 का ये, 118 का बी। और फरारी भाई कितने भागों में? 2 भागों में। यहाँ देखिए कितने रॉ हैं? 2 रॉ हैं, तो ये 2 भागों में संधारित की जाती है। इस तरह सब लोग याद रख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी के लिखित आदेश के बिना इस बही में कोई नाम नहीं लिखा जाता है। कोई व्यक्ति फरारी घोषित करना है तो एसपी साहब के आदेश से ही वो होगा 118 नंबर रूल में। फरारी बही पुलिस एसपी के कार्यालय में तथा थाना में संधारित रहता है। एसपी साहब के ऑफिस में और थाना में संधारित रहता है। वर्ष में एक बार इस बही का मिलान पुलिस अधीक्षक कार्यालय का बही के थाना बही से मिलान किया जाता है कि कौन से व्यक्ति अभी भी फरार चल रहे हैं, किसको जेल भेज दिया गया है या कौन किसकी मृत्यु हो गई है। तो केवल सिद्ध दोष अपराधियों के नाम, जो सिद्ध दोष है, जो सिद्ध दोष हो गया है, जिन पर आरोप लग चुका है कि इन्होंने ही मर्डर किया, उनका नाम, या जो गिरफ्तार नहीं हुए, जो भाग गए हैं या जेल से भाग गए हैं या फिर पकड़ में नहीं आए, उनका नाम ही इसमें दर्ज किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग तख्ती वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे यहाँ पे नियम है, तख्ती के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर खतियान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर केस जैनिकी के बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन कौन से परपथ होते हैं, क्या क्या फॉर्म भरती, इन सबों के बारे में हम पढ़ेंगे और एक ही बार में इनका PDF हम उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा डिसिप्लिन को मेंटेन करें। आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो डिसिप्लिन आपको सिखाती है, आपको अनुशासन सिखाती है, आपको पुलिस बनने के लिए सिखाती है। इसलिए आप लोग हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।